दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बैट सर्वर के बारे में पूरा डिटेल के साथ। तो इसमें देखिएगा इस बैट सर्वर में काफी सारी फंक्शनैलिटी ऐड हुआ है, तो इसी वजह से गाइस आपको बैट सर्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी सारा फंक्शन है बैट सर्वर में, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, सब इस वीडियो में आपको गाइस देखने को मिल जाएगा। बैट सर्वर ADS 11 का नया संस्करण है जिसे ADS नेट पर लिखा गया है और यह आपको बैच फाइल से अन्य प्रोग्राम के साथ बात करने की अनुमति देता है। ये केवल ADS 11 के साथ संभव है क्योंकि नए कोरस हब को अब हर ADS 11 के साथ शामिल किया गया है। आपको अतिरिक्त कुछ खरीदना नहीं होगा। एक अन्य कोरस चीज है जिसके लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा, लेकिन असली कोरस हब सभी ADS 11 में शामिल है। ये चीज आपको कुछ बैच फाइलें लिखने देती है और फिर ये ADS मेनू में कुछ जोड़ देती है जिससे आप एक क्लिप पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो ADS पहले से नहीं करता है। ये समझ में आता है क्योंकि मैं इससे गुजरता हूँ। आपको बैच फाइलें लिखने के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक पूरे गुच्छा के साथ आता है जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप बैच फाइलें लिखते हैं तो आप अपना अपना ऐप बना सकते हैं। इसीलिए वैसे भी सबसे पहले आपको इसे स्थापित करना होगा। अब जैसा कि मैं इसे 25 अक्टूबर को फिल्माता हूँ, ये अभी भी बीटा में है। इसे IBC पर दिखाया गया था, लेकिन यह वर्तमान में एक बीटा संस्करण में है जिसे आप EDS.net से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको EDS.net पर बैट सर्वर पर जाना चाहिए और देख सकते हैं कि वहां इसका उपयोग करने के बारे में वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, वे इसे अपडेट करने वाले हैं। आप यहाँ लिंक पर क्लिक करें और ये नवीनतम इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा। ये क्या करता है? ये बैट सर्वर को शामिल करने के लिए ADS सेटअप मैनेजर को अपडेट करता है, इसलिए मैं इसे काफी सरल करने से गुजरूंगा। डाउनलोड समाप्त होने के बाद इसे लाने, चलाने और स्थापित करने के लिए बस आगे बढ़ें। यह ADS में कुछ चीजें डालकर इसे बंद कर देगा, तो हाँ पर क्लिक करें और ये हो जाएगा। ये वर्तमान में बीटा है। ये खुद को अपडेट करेगा जब चीज अब बीटा नहीं है, लेकिन ये आपको अभी दिखाने के लिए पर्याप्त है और आप अभी इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अंत में मैं EDS सेटअप मैनेजर लॉन्च करने जा रहा हूं। पॉपअप करने में थोड़ा समय लगता है और फिर यह अपनी सामान्य चीज करता है। अब यह बिल्कुल उसी तरह दिखता है जैसे कि EDS सेटअप मैनेजर जो आपके पास पहले था। यह सिर्फ ADS सहित सब कुछ पर अपडेट के लिए जांच करता है, इसीलिए आप इसे फिर से करने दें। इसमें थोड़ा समय लगता है और फिर आप सामान्य चीज पर फिर से पहुंचते हैं। ये सिर्फ ADS सेटअप मैनेजर है जहां यह कहता है क्या कुछ भी है जिसे अपडेट करने की आवश्यकता है। मैंने सचमुच मशीन स्थापित की है, इसलिए यह सब पूरी तरह से अप टू डेट है। बोश EDS सेटअप मैनेजर समाप्त हो गया है, लेकिन अब जब यह किया गया है मैं यहाँ सेटअप मैनेजर पर आ सकता हूँ। और यदि आप पॉपअप करते हैं कि ये बैट सर्वर के साथ आता है और ये कहता है सही, बैट सर्वर स्थापित नहीं है, इसलिए आपने अब तक बस सेटअप मैनेजर को अपडेट किया है। ये बैट सर्वर को डिफॉल्ट के रूप में चालू नहीं करता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। बैट सर्वर इंस्टॉल के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर से आप इसे इसके साथ आगे बढ़ने देते हैं और ये इस बिंदु पर पहुंच जाता है। आप बस टिक करते हैं, मैं लाइसेंस समझौते को स्वीकार करता हूं और इंस्टॉल करता हूं, और फिर आप बस इसका इंतजार करते हैं और इन सभी चीजों को स्थापित करते हैं। एक बार जब ये पूरा हो जाता है तो आपको डेस्कटॉप पे एक नया बैट सर्वर आइकन मिलता है और ये पूरा हो जाता है। अब मैं ओटिस में आया हूं और आप इसे तत्काल नहीं देख सकते। ये अलग है क्योंकि आप एक राइट क्लिक से इन सभी को एक्सेस करते हैं। इसलिए अगर मैं बिन पर आता हूं और राइट क्लिक करता हूं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ नीचे मेरे पास एक चीज है जो पाठ से भाषण कहती है, जो पहले वहां नहीं थी, और ये एड फंक्शन है। यदि मैं टाइमलाइन पर एक क्लिक पर जाता हूं और राइट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वहां एक क्रिएट भी है। इसलिए यह पहले से ही कुछ चीजों को डाल दिया है जो मेरे पास वहां एन स्थान पर नहीं था। एक्सप्लोरर के लिए यह विकल्प भी है जिसका मूल रूप से मतलब है कि आप बस उस पर क्लिक करते हैं और ये विंडोज एक्सप्लोरर खोलता है, आपको दिखाता है कि टाइमलाइन पर क्लिप कहाँ है। अब जैसा कि ये काफी विशिष्ट है, कभी कभी ADS के साथ जब आप एक्सप्लोरर चुनते हैं तो एक्सप्लोरर पॉपअप होता है, लेकिन ये ADS के पीछे पॉपअप होता है। ये न केवल ADS के साथ होता है बल्कि अन्य कार्यक्रमों के साथ भी होता है। ये एक नई सुविधा है जो जोड़ी गई है। ये आपको टाइमलाइन पर क्लिप से विंडोज एक्सप्लोरर में ले जाएगी, लेकिन आप कुछ और चीजें जोड़ना चाह सकते हैं। ये कैसे करें? ठीक है, जाहिर है इसे करने के दो तरीके हैं। पहली बात यह है कि आप राइट क्लिक कर सकते हैं और फंक्शन जोड़ सकते हैं, और फिर ये आपके लिए बैट सर्वर पैनल लाएगा जो आपको उन फंक्शनों की एक सूची दिखाता है जो पहले से ही यहाँ हैं और अधिक बनाने के तरीके हैं। आप यहाँ ट्रे में अपनी घड़ी के बगल में विज्ञापन सेटअप मैनेजर पर जाकर उस पर दाएं क्लिक करके और बैट सर्वर पैनल कहकर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपको इस पर पहुंचाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ और जोड़ सकता हूं। आप शीर्ष पर आकर और इसे कहकर और अधिक जोड़ते हैं, नया ADS प्रविष्टि बनाएं। फिर आप जोड़ने के लिए विभिन्न चीजों की एक सूची जोड़ते हैं। आप पहला क्रोन से कुछ बनाता है, तो यहाँ यदि आप जानते हैं कि बैच फाइल कैसे लिखना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर एक बैच फाइल में डालेंगे जो कुछ करता है। यहाँ अन्य पहले से प्री प्रोग्राम चीजें हैं।
और आप कुछ विकल्प बदल सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ बातें दिखाई जाएंगी। मैं अपनी सभी स्थिर छवियों को आत्मीयता फोटो के साथ खोलने का उपयोग करूंगा। मैं थोड़ा सा वीडियो के लिए उपशीर्षक बनाने के लिए पाठ के लिए भाषण का उपयोग करूंगा। मैं कुछ चीजों की देरी करने के लिए डीइंटरलेसिंग का उपयोग करूंगा, लेकिन वहां और चीजें भी हैं। मैं सबसे पहले भाषण से पाठ पर जाने वाला हूं। पहले से टेक्स्ट के लिए एक भाषण है और मैं वही सेट करूंगा, लेकिन इसे खरोंच से सेट करूंगा आपके विचार देने के लिए। इसीलिए यहाँ क्लिक करें, भाषण से पाठ पर जाएं और फिर पहले भाषा चुनें। और मेरी भाषा अंग्रेजी है, इसलिए मैं इसे चुनूंगा। दूसरा, क्या आप परिणामों का अंग्रेजी में अनुवाद चाहते हैं? जाहिर है नहीं, क्योंकि मैं अंग्रेजी में हूं। यदि आपकी मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है तो यह आपके लिए सहायक है। मैं एक अलग दृष्टिकोण रखना पसंद करूंगा। हो सकता है अपने उपशीर्षकों को जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश में अनुवाद करना। मुझे ये कैसे करना है पता लगाना होगा। लेकिन आमतौर पर ये चीजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सेट है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा मैं इसे अनुवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पहले से ही ठीक पे क्लिक करके है। आप इसे कहाँ पॉपअप करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यह बिन में पॉपअप हो, या जब मैं टाइमलाइन पे किसी क्लिप पे राइट क्लिक करता हूँ तो मैं टाइमलाइन पे किसी क्लिप पर राइट क्लिक करके इसे सेट करने जा रहा हूँ? इसलिए मैं उसे चुनने जा रहा हूँ, ठीक कहूंगा, और फिर इसे एक नाम दें। अंग्रेजी मेरे लिए ठीक है, इसे कुछ भी कहा जा सकता था। मुझे लगता है कि ये घड़ी है। अब ये टाइमलाइन पर जाने के लिए, पाठ करने के लिए एक नया दावत बनाया गया है। वापस ईडीएस में आओ और यहाँ टाइमलाइन पर एक क्लिप है। ये मेरा आखिरी वीडियो है जो मैंने नवीनतम अपडेट पे किया था। एडीएस के अंदर ये टाइमलाइन पर पॉप होता है। ये लगभग 17 मिनट का है। मैं इसे लेना चाहता हूँ और कुछ उपशीर्षक बनाना चाहता हूँ। मैं क्लिप पर राइट क्लिक करूंगा और अंग्रेजी में टेक्स्ट में भाषण कहूंगा, और फिर ये छोटी विंडो पॉपअप होती है और ये करना शुरू कर देता है। ये विंडो आप इसे उठा सकते हैं और इसे चारों ओर ले जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ते में आ जाती है। लेकिन ये वास्तव में बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसलिए मैं काम करना जारी रख सकता हूँ, अन्य चीजें कर सकता हूँ। ये क्या करता है? ये वह वीडियो लेता है जो मुझे वहां टाइमलाइन पर मिला है। ये ध्वनि को एक वेव फाइल में परिवर्तित करता है और फिर ये हमें इस चीज के माध्यम से फुसफुसाने वाले इंजन नामक है, जो एक बहुत अच्छा भाषण से पाठ चीज है जो वास्तव में उपयोग करने के लिए मुफ्त है। आप इसे उपशीर्षक संपादन नामक प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह इसे इस इंजन के माध्यम से संपादन से लेता है। यह केवल एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पर काम करेगा, अन्यथा यह काम नहीं करेगा या धीमा होगा। यह एक अच्छा एनवीडिया 4060 है, इसीलिए यह वास्तव में बहुत तेज है, लेकिन पुराने कार्ड्स पर इसमें अधिक समय लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कितना समय लगता है, क्योंकि आप देखते हैं कि यह पहले से ही इसे ट्रांसकोडिंग कर रहा है। आप इसे उपशीर्षक के साथ पॉपअप करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये गुजरता है। ये पहले से ही 15 मिनट है और मैंने वास्तव में इस वीडियो से कुछ भी नहीं काटा है, जबकि ये ऐसा कर रहा है। तुम्हारी छोटी बीप, ये खत्म हो गया है, इसीलिए कुछ मिनट में ऐसा ही किया। तब ये जो किया जाता है वो इसे ट्रांसकोड करना है और फिर एक नई उपशीर्षक फाइल बनाना है और इसे बिन में डालना है। मैं बस इतना करने जा रहा हूँ कि इसे खींचें, इसे अपने वीडियो के ऊपर पॉप करें और हम वहां हैं। मेरे पास इस वीडियो के साथ जाने के लिए कुछ उपशीर्षक हैं। अब ये उपशीर्षक किसी भी उपशीर्षक की तरह हैं, जिसे आप ध्वनि या कुछ भी के साथ बना सकते हैं। यदि आप उन्हें टाइमलाइन पर पॉप करते हैं तो उस पर डबल क्लिक करें, यह विस्टिटल एक्सप्रेस में खुल जाएगा और आप इसे संपादित कर सकते हैं और इसका लुक और इस तरह की सब चीजों को बदल सकते हैं। मैंने कुछ बुनियादी उपशीर्षक संपादन के बारे में कुछ वीडियो किए हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए उन वीडियो को देखकर इस चीजों को संपादित करने पर थोड़ा और देखें, लेकिन अनिवार्य रूप से यह एक उपशीर्षक फाइल बनाई गई है। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं या मैं इसके साथ बाधा कर सकता हूं। सटीकता कितनी है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं टाइमलाइन पर वापस जाकर खेलना शुरू करूंगा। नमस्ते, डेविड क्लार्क यहाँ dvc.well से। ये बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि क्लार्क को सही वर्तनी नहीं मिली। मुझे लगता है कि मैं इसे प्रशिक्षण से दूर कर सकता हूँ और बस एडीएस पर नवीनतम कुछ अपडेट्स के बारे में एक छोटा वीडियो कर सकता हूँ। यह एक दिलचस्प है। वास्तव में यह एडीएस सही तरीके से लिखा गया है। यह वास्तव में शब्दों को वर्तनी करने में काफी अच्छा रहा है, जो तुरंत स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे छोटे डॉक्टर में इसमें दाल एक शब्द है और यह सही हो जाता है। ज्यादातर पात्र सही हैं। यह अत्यधिक सटीक नहीं है, लेकिन अच्छा है और अधिकांश नई विशेषताएं अभी भी 11B11 पर हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है, मैंने ध्वनि में एक का उपयोग किया है, जो ठीक है, लेकिन थोड़ा संपादन की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे संकल्प का स्टूडियो संस्करण मिला है। मैंने उनका उपयोग किया है और ये वास्तव में मेरा जाने वाला था, जब तक कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में ये बहुत जल्दी काम करता था और बहुत सटीक था। मुझे लगता है कि यह संकल्प 1 से बेहतर है। ये अधिक सटीक है, अभी भी 100% सही नहीं है। आपने त्वरित सिंक को सही ढंग से वर्तनी की। हालांकि त्वरित और सिंक के बीच वास्तव में एक स्थान होना चाहिए, लेकिन मैं मान सकता हूं कि मैं इसे छोड़ सकता हूं। हाँ, मिंक गलत है। यह मिंक के लिए काफी समझदार वर्तनी है, लेकिन जाहिर है कि यह सही नहीं है। लेकिन हाँ, देखो, ये सब काफी सटीक है। बहुत कम संपादन किया जाना है। वास्तव में बहुत समय, खासकर क्योंकि मैं बहुत लंबे वीडियो करता हूं जहां मैं बहुत बात करता हूं, मैं सिर्फ इन उपशीर्षकों को लेता हूं, उन्हें अपने YouTube चैनल पर डालता और बस बहुत कम संपादन के साथ
उनका उपयोग करता हूं, क्योंकि स्पष्ट रूप से उपशीर्षक संपादन वास्तव में बोरिंग है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही उपयोगी और बहुत उपयोगी विशेषता है। अब जब मैंने इसे सेट किया, मैंने इसे टाइमलाइन पर जाने के लिए कहा ताकि मैं देख सकूं ये सही है या नहीं। मैं इसके बजाय इसे बिन में जाने के लिए कह सकता हूं। मैंने पहले ही इसे टाइमलाइन पर जाने के लिए कहा है और आप सोच सकते हैं ठीक है, आप सिर्फ एक और बनाने जा रहे हैं। वास्तव में मुझे बस इस चीज पर आना है, उस पर राइट क्लिक करें और जगह बदलना कहें, चेंज प्लेस। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मुझे एक विकल्प देता है कि ये और कहां जा सकता है। एकमात्र अन्य जगह बिन है जो अब बिन में जा रहा है। अब मेरे पास पहले से ही एक अंग्रेजी फाइल है, लेकिन मेरे पास अब एक और है और अब मैं बिन में जा सकता हूं और एक क्लिप पर राइट क्लिक कर सकता हूं और अंग्रेजी में टेक्स्ट से भाषण कह सकता हूं। ये लोग यहाँ नीचे उन लोगों के साथ जो पहले से ही वहां थे, ये वही है जो मैंने अभी बना दिया है। बेशक मेरे पास इसे बिन में जोड़ने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं जहां ये पॉपअप होता है, बिन या टाइमलाइन। आप भी ध्यान दे सकते हैं कि मैं ईडीएस या उस तरह की कुछ भी पुनरारंभ नहीं कर रहा हूं। ये स्वचालित रूप से इसे ईडीएस के अंदर बदलता है, लेकिन यह वास्तव में मूल रूप से काम करता है। आप बस कुछ चीजें जोड़ते हैं, वे एक राइट क्लिक के रूप में पॉपअप करते हैं। आप राइट क्लिक करते हैं और फिर यह बस आगे बढ़ता है और ऐसा करता है। ये जो कर रहा है वो ये चल रहा है जो बैच फाइल है। अब आप उस पर देख सकते हैं और चमकता है क्योंकि आपने कभी बैच फाइल नहीं देखी है, लेकिन अनिवार्य रूप से कोरस हब का उपयोग करते हुए ये टाइमलाइन से चीजों को निकालता है, इसे उसके माध्यम से चलाता है और फिर एक नई फाइल बनाता है और फिर इसे बिन में पॉप करता है। मैं पूरी तरह और विस्तार से समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये सब अभी तक समझ नहीं पाता। यह एक दिलचस्प प्रणाली है जहां यदि आप वास्तव में समझें कि यह कैसे काम करता है तो आप इसे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बैच सर्वर सेट करने की मूल बातें हैं। अब दूसरे वीडियो में मैं बैच सर्वर पर करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ अन्य विकल्प दिखाऊंगा। यूं चीजों को सेट करें जैसे एक विशिष्ट प्रोग्राम पर फाइलों को भेजना और थोड़ा सा डीइंटरलेसिंग हो। तो ये था गाइस आज के जो बैच सर्वर के बारे में पूरा डिटेल का वीडियो। आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो गाइस चैनल को जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब बटन ठोक लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके से और भी ज्यादा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। कमेंट के माध्यम से भी आप हमें बता सकते इस वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिव मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।